हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और हम पढ़ रहे हैं हमारा इतिहास और नागरिक जीवन। कक्षा 6 की ये पुस्तक है। हमारा इतिहास का ये भाग हम के महत्वपूर्ण तथ्य देख रहे हैं और लास्ट चैप्टर हमारा बचा है 12th चैप्टर। तो चलिए इसको कंप्लीट कर लेते हैं और फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में 7th चैप्टर हमारा इतिहास की ओर। तो 12th चैप्टर जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है दक्षिण भारत के राज्य, जिसमें हम चोल, चालुक्य, पल्लव एवं राष्ट्रकूट शासकों की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा लास्ट चैप्टर होगा। तो सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण तथ्य मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो आप लोग किसी भी कॉपी पर या पेज पर अपने नोट्स ज़रूर बनाएं। तो चलते हैं चैप्टर 12 की ओर। लर्नर्स, अब आप अनअकैडमी पर प्लस के साथ जुड़ सकते हैं क्योंकि अनअकैडमी पर आपको कंप्लीट सिलेबस, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स एंड रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं। साथ ही आप अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन की तैयारी, पूरी एग्जाम की तैयारी आपको करवाई जाती है। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन यानी कि हर 3 सेशन के बाद एक डाउट क्लियरिंग सेशन होता है जिसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। फ्री टेस्ट सीरीज है, वीकली फ्री मॉक टेस्ट है और ये सब कुछ आपको प्लस पर मिलता है। मेरी फ्री लाइव क्लास होती हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, इस तरह से बिल्कुल मैं आपको क्वेश्चन आंसर करवाती हूँ। तो काफ़ी सारे बच्चे साथ में पढ़ते हैं, तो आप भी इस क्लास को ज्वाइन ज़रूर करें। और ये क्लासेस आपको डेली मिलेंगी अनअकैडमी पर। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, प्रतीक्षा आचार्य मेरा नाम है, ठीक है। और ये सारी क्लासेस आपको अनअकैडमी पर मिलने वाली हैं, कोई भी चार्जेस नहीं है, ये स्पेशल क्लासेस है फ्री वालों के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अनलॉक करनी है इन क्लासेस को और अनलॉक कोड में यूज कर सकते हैं आप, यही रेफरल कोड प्रतीक्षा टेट। अगर आप प्लस के साथ जुड़ना चाहते हैं यानी कि आप बैच कोर्सेज लेना चाहते हैं, अलग अलग बैच कोर्सेज आते रहते हैं। अगर आप सी टेट, यूपी टेट, स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसी एक सब्सक्रिप्शन में आप सभी की तैयारी कर सकते हैं। 6 महीने और 12 महीने के ड्यूरेशन में ही बटा है 699, 899। इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलता है और रेफरल कोड यूज करेंगे तो डिस्काउंट आपको शो होने लगेगा। DSSB, सुपर टेट, KBS, NBS, APS के लिए भी अलग से सब्सक्रिप्शन है, इसमें भी आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर आप रेफरल कोड यूज करते हैं। मेरी फ्री लाइव क्लास को अनलॉक करने के लिए या फिर बैच कोर्स को सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, डिस्काउंट पाने के लिए आप इसी रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं। तो आप जरूर ज्वाइन करें अनअकैडमी लर्निंग ऐप और मुझे फॉलो करना बिल्कुल। चैप्टर 12 दक्षिण भारत 6ठी से 11वीं शताब्दी तक पढ़ेंगे। संगम साहित्य में हमें दक्षिण के 3 राज्य चेर, चोल और पांड्य राज्यों का वर्णन मिलता है। 6ठी से 11वीं शताब्दी के मध्य दक्षिण भारत में कुछ नवीन राज्यों का उदय हुआ। विंध्य पर्वत तथा नर्मदा नदी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है, तो ये आप ध्यान रखें। इसके बाद विंध्य पर्वत माला से लेकर कन्याकुमारी तक के विशाल भूभाग को दक्षिण भारत कहते हैं। इसका आकार जो है वो कैसा है, इसका आकार त्रिभुजाकार है। पूर्वी घाट पर बंगाल की खाड़ी, पश्चिमी घाट पर अरब सागर स्थित है। कन्याकुमारी हिंद महासागर, अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी के मिलन बिंदु पर स्थित है। इन भौगोलिक विविधताओं के बीच 6ठी से 11वीं शताब्दी के मध्य राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव तथा चोल वंश का उदय हुआ। इन राज्यों ने न केवल दक्षिण भारत के अपितु उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया। इन राज्यों ने कला और साहित्य के विकास पर विशेष ध्यान दिया। दक्षिण भारतीय शासकों की मंदिर निर्माण में विशेष रुचि थी। इस शासकों ने एलोरा की कैलाश मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, महाबलीपुरम का रथ मंदिर जैसे विश्व प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण कराया। इन्होंने भारतीय कला और संस्कृति को दूर दराज के देशों तक फैलाया। तो अब सबसे पहले हम राष्ट्रकूट वंश के बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक दंती दुर्ग था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम शासक कौन था। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाई, मानेखेट को। आधुनिक शोलापुर महाराष्ट्र के निकट थी। दंती दुर्ग के बाद कृष्ण प्रथम शासक बने और कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर निर्माण किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पूरा पैराग्राफ ही इम्पॉर्टेंट है। कौन सा मंदिर किसके द्वारा निर्मित किया गया है ये ज़रूर पढ़ें अगर आपकी बुक में दिया हुआ है तो। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
चलते हैं चालुक्य, यानी कि वातापी भी इनको कहा जाता था। वातापी जो थी इनकी राजधानी थी चालुक्यों की। चालुक्य वंश के संस्थापक पुलकेशिन प्रथम थे। इन्होंने वातापी को अपनी राजधानी बनाया। वातापी का आधुनिक नाम जो था वो बादामी है, जो कर्नाटक राज्य के बागलकोट जिले में स्थित है। इसी वंश का प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन को युद्ध में पराजित किया था। चालुक्य शासकों ने कई मंदिरों का निर्माण किया, जिसमें वातापी का विरूपाक्ष मंदिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर के पेपर में। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? चालुक्य शासकों के द्वारा। पल्लव वंश की बात करें, जिनकी राजधानी कांची थी, पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव शासकों ने कांची को राजधानी बनाया। वर्तमान समय में यह स्थान तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सिंह विष्णु के बाद महेंद्रवर्मन, नरसिंहवर्मन प्रथम, महेंद्रवर्मन द्वितीय, राजसिंह आदि शासक हुए और इस वंश के शासकों ने महाबलीपुरम में बने रथ का मंदिर को बनवाया। यह मंदिर एक विशाल पत्थर को काटकर बनाया गया है, ये आप देख सकते हैं। पल्लवों के काल में कला के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई थी। अब बात करते हैं चोल वंश, जिनकी राजधानी तंजौर थी। चोल वंश एक प्राचीन राजवंश है। चोल वंश का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है। दूसरी शताब्दी ईस्वी में करिकाल नामक शासक ने बहुत से राज्यों को जीता था और 8वीं शताब्दी में विजयालय ने पुनः चोल वंश की सर्वोच्चता को स्थापित किया। इसने तंजौर को अपनी राजधानी बनाया। तो ये जो पूरा चैप्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आपको ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि किसके बारे में अशोक के शिलालेखों से प्राप्त पता चलता है, तो चोल वंश के बारे में पता चलता है। महाबलीपुरम में बने रथ के मंदिर किसके द्वारा बनाए गए? तो पल्लव वंश के द्वारा। विरूपाक्ष मंदिर किसके द्वारा बनाए गए? चालुक्यों के द्वारा। तो इस तरह के क्वेश्चन में से कोई भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। आगे हम बात करते हैं, चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था। शासन व्यवस्था, दक्षिण भारत के राज्यों की शासन व्यवस्था में राजा ही सर्वोपरि होता था और राजा की सहायता के लिए मंत्री तथा कर्मचारी होते थे। चोलों की शासन प्रणाली बहुत विकसित और सुव्यवस्थित थी। समस्त साम्राज्य को राष्ट्रम कहते थे, प्रांतों को मंडलम, जनपद को नाडु तथा गांव को कुर्रम कहा जाता था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीज़ हैं पर इनसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कुर्रम वासी अपनी बैठकों में समस्याओं का समाधान करते थे। वे सिंचाई के लिए तालाब बनवाते थे, कर वसूलते थे। सामाजिक स्थिति कैसी थी? दक्षिण भारत का समाज भी वर्ण व्यवस्था पर आधारित था और इस समय समाज में 2 वर्ग, ब्राह्मण व गैर ब्राह्मण ही थे। इसके बाद धार्मिक स्थिति कैसी थी? दक्षिण भारत के शासक हिंदू धर्म को मानने वाले थे। वे अन्य धर्मों के प्रति भी उदार थे। वे बौद्ध एवं जैन धर्म के विहारों तथा मंदिरों के निर्माण हेतु भी दान दिया करते थे। शंकराचार्य ने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम क्षेत्रों में मठों की स्थापना की। इन्होंने आत्मा और परमात्मा को एक बताया। 11वीं शताब्दी में दक्षिण के रामानुजाचार्य ने शक्ति और ज्ञान को ईश्वर प्राप्ति का साधन बताया। कला साहित्य को बढ़ावा दिया। दक्षिण भारत के बड़े व भव्य मंदिर ठोस चट्टानों को काटकर निर्मित किए गए थे। इनके शिखर आयताकार, ऊंचे एवं कई मंजिलों के होते थे। मंदिरों की दीवारों पर सुंदर कृतियां बनाई जाती थीं और इस प्रकार के मंदिर उस समय तक उत्तर भारत में नहीं निर्मित हुए थे। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण मोस्ट इम्पॉर्टेंट चोल राजाओं ने करवाया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, भूलिएगा मत। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल राजाओं ने कराया। यह 14 मंजिला ऊंचा है। इस समय की मूर्ति कला भी बहुत विकसित थी। इस मंदिर में धातु की बनी नटराज की सुंदर मूर्ति स्थापित है। इस तरह की साहित्य की प्रगति, दक्षिण भारत के राजा शिक्षा व साहित्य के प्रेमी थे। दक्षिण भारत में संस्कृत व तमिल के अलावा अन्य स्थानीय भाषाओं जैसे कन्नड़ की भी पर्याप्त उन्नति हुई। पल्लव शासकों के समय में संस्कृत भाषा की विशेष उन्नति हुई। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी होने के अलावा तमिल और संस्कृत के अध्ययन का केंद्र भी था। महान संस्कृत कवि दंडी
पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय की राजसभा में थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कंबन द्वारा लिखित रामायण तुलसीकृत रामचरितमानस की भांति दक्षिण में भी लोकप्रिय है। तो ये 2 लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इनसे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। इसके बाद आय के स्रोत व्यापार व कृषि। प्राचीन काल में ये लोग यूनान, रोम व मिस्र के साथ दूसरी ओर मलय द्वीप समूह के साथ तथा वहां से चीन के साथ व्यापार करते थे। इनका प्रमुख बंदरगाह महाबलीपुरम था। नदियों के तटीय इलाकों में धान व गन्ना की उपज होती थी। दक्षिण भारत का विदेशी संपर्क कैसा था? चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल प्रथम के पास बहुत बड़ी जलसेना थी, जिसकी सहायता से उन्होंने दक्षिणी पूर्वी एशिया के भूभागों लंका, निकोबार द्वीप, मलाया तथा मलाया द्वीप समूह में अपने संपर्क बनाए। इसी प्रकार पल्लवों ने सुमात्रा में अपनी बस्तियां स्थापित की, जो भारतीय संस्कृति के प्रसार के महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। कंबोज, जो कंबोडिया कहलाया जाता है, और चंपा, जिसके शासक शैव थे, ने कंबोज को संस्कृत भाषा का केंद्र बनाया और असंख्य लेख संस्कृत भाषा में लिखवाए। इंडोनेशिया में आज भी रामायण की कहानी इतनी लोकप्रिय है कि वहाँ की जनता इस पर आधारित लोक नाट्य खेलती है। इंडोनेशिया भाषा में आज भी कई संस्कृत के शब्द हैं। अंकोर वाट का मंदिर, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कंबोडिया में स्थित है और यह मंदिर विश्व की धरोहर है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण महाभारत की कहानियाँ उभरी हुई मूर्तियों के में अंकित हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। तो अद्भुत बात है कि संसार का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर भारत में नहीं अपितु बोरबुदुर, जो कि इंडोनेशिया में है, वहाँ पर स्थित है। तो यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है और आप देख सकते हैं एलोरा का कैलाश मंदिर डैश राष्ट्रकूट शासक ने बनवाया। तो इसका आंसर है, फिर है चोल काल में गांव को डैश कहा जाता था, इसका आंसर होगा। तीसरा है अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया देश में स्थित है, तो आंसर क्या है? कंबोडिया। और फोर्थ है पल्लव शासकों ने डैश मंदिर का निर्माण कराया, तो आंसर होगा। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो एंड होता है और यहाँ पर हमारा इतिहास का जो पार्ट है कक्षा 6 का वो भी समाप्त होता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।